अगर तुम निर्दोष हो तो भाग क्यों रहे हो? रात के सन्नाटी ये आवाज हेनरी के कानों में बार बार गूंज रही थी। पुलिस उसकी तलाश में थी। सारा गांव उसे गुनहगार मान चुका था और अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, जेल या पेरिस। लेकिन पेरिस में उसका इंतजार कौन कर रहा था? और क्या सच में वो निर्दोष था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज एक्सप्लेन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाहर आसमान में घने बादल छाए थे और हल्का सा कोहरा जमीन के ऊपर तैर रहा था। आंगन में खड़ी पुलिस की घोड़ा गाड़ी पर टंगी लालटेन हवा से हिल रही थी, जिसकी पीली रोशनी जमीन पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोला गया। बैठो, कहते हुए सिपाही ने हेनरी को अंदर धकेल दिया। उसी पल इंस्पेक्टर सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ीवान को इशारा मिला और घोड़ों के टापों की ठक ठक सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। गाड़ी कोहरे को चीरती हुई सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। हेनरी खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं कोहरे में ऐसे लग रही थीं मानो कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। कभी कोई साया अचानक उभरती, फिर धुंध में गुम हो जाती। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ गौर से देखा। हेनरी ने सिर झुका लिया। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुरानी ईंटों से बनी इमारत के सामने रुक गई। दीवारों पर नमी के काले धब्बे थे। दरवाजे के ऊपर लोहे का जंग लगा बोर्ड टंगा था, पुलिस स्टेशन। सिपाही नीचे उतरा। दरवाजा खोला गया। नीचे उतरा। हेनरी नीचे उतरा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने एक पल के लिए इमारत को देखा, जैसे समझ रहा हो कि यह जगह अब उसकी किस्मत का फैसला करेगी। और फिर दो और सिपाही उस इमारत से बाहर निकले और हेनरी को पकड़कर अंदर ले जाया गया। अंदर घुसते ही सीलन और तंबाकू के धुएं की मिलीजुली गंध महसूस हुई। दरवाजे से दाईं ओर एक पुरानी लकड़ी की डेस्क पर बैठा सिपाही मोटे रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। लालटेन की रोशनी उसके झुके चेहरे पर पड़ रही थी। नाम? उसने बिना ऊपर देखे कड़क आवाज में पूछा। हेनरी रॉजर, हेनरी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। उम्र? 25 वर्ष। कलम की नोक कागज पर खुरचती चली गई। फिर उसकी जेबों की तलाशी ली गई। एक सफेद रुमाल, एक छोटी पीतल की चाबी और एक मुड़ी हुई चिट्ठी। इंस्पेक्टर ने चिट्ठी अपने हाथ में ली। कागज पुराना था, किनारे हल्के फटे हुए। उसने उसे सावधानी से खोला। कुछ पल के लिए उसकी आंखें शब्दों पर ठहर गईं। इसे सबूत के तौर पर दर्ज करो, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। बेचैन हो उठा। सर, वो चिट्ठी। चुप, इंस्पेक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से की ओर ले जाया गया। वहां लोहे की मोटी सलाखों वाला संकरा गलियारा था। दीवारें नमी से भरी हुई थीं, कहीं कहीं से पानी की बूंदें टपक रही थीं। एक सिपाही ने भारी चाबी निकाली। दरवाजा खुला। अंदर जाओ, सिपाही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उस दहलीज के पार कदम रखते ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था, पत्थर का ठंडा फर्श, कोने में एक टूटी सी लकड़ी की बेंच। दरवाजा जोर से बंद हुआ। सलाखों के पीछे से आती लालटेन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हेनरी दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक गहरी बेचैनी और अनगिनत सवाल जरूर थे। बाहर पहरेदार के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ऊपर छोटी सी खिड़की से रुक रुक कर आती ठंडी हवा कमरे के माहौल को और सर्द बना रही थी। उधर मार्केल हेनरी की गिरफ्तारी की खबर पैट्रिशिया तक पहुंचाने के लिए तेज कदमों से हवेली के फाटक से बाहर निकल गया। रात गहरी थी, रास्ता सुनसान, लेकिन उसके भीतर बेचैनी की आंधी चल रही थी। कोहरा सड़कों पर फैला हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही देर में वो क्लिनिक के बाहर पहुंचा। खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे पर टंगा घंटी वाला हैंडल हवा से धीमे धीमे हिल रहा था। मार्केल ने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का माहौल शांत था। दीवारों पर दवाइयों की शीशियां अलमारी में सजी थीं। लकड़ी की मेज पर खुली किताब और पास जलता हुआ तेल का लैंप। डॉक्टर चार्ल्स चश्मा लगाए कुछ लिख रहे थे। पैट्रिशिया पास की कुर्सी पर बैठी थी। मार्केल, डॉक्टर ने चौंक कर कहा। मार्केल का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज।
कुछ क्षण वो बोल ही नहीं पाया। क्या हुआ? पैट्रिशिया कुर्सी से आधी उठ खड़ी हुई। मार्केल ने मुश्किल से शब्दों को संभाला। हेनरी साहब को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। गिरफ्तार? पैट्रिशिया के होठ कांप उठे। उन पर कर्नल साहब के कत्ल का आरोप है। यह सुनते ही उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाई। डॉक्टर चार्ल्स तुरंत आगे बढ़े और उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। पैट्रिशिया, उन्होंने उसे कुर्सी पर बिठाया। हेनरी ऐसा नहीं कर सकता, उसने टूटती आवाज में कहा। वो उस रात मेरे पास आया था। मार्केल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारे पास? कितने बजे? लगभग 10 बजे, शायद 10 के कुछ बाद। हम यहीं बैठे थे, इसी कमरे में। मार्केल की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। तो इसका मतलब पैट्रिशिया ने दृढ़ स्वर में कहा, वो उस समय हवेली में नहीं थे। मार्केल तुरंत डॉक्टर की ओर मुड़ा। डॉक्टर साहब, आप गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आप गवाही दें, अगर आप इंस्पेक्टर से कहें कि हेनरी उस समय यहां थे, तो शायद। डॉक्टर ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। उन्होंने पैट्रिशिया की ओर देखा, फिर शांत गहरी आवाज में बोले, इस समय पुलिस अपना काम कर रही है। यदि हम बिना बुलाए जाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 बातें हो सकती हैं। वो थोड़ा ठहरे। पहली, वे इसे जांच में दखलंदाजी समझेंगे और हमारे शब्दों की अहमियत कम हो सकती है। दूसरी, वे ये भी सोच सकते हैं कि हम किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केल ठिठक गया। डॉक्टर आगे बोले, समझदारी इसी में है कि हम संयम रखें। यदि पूछताछ के दौरान समय और स्थान के बारे में सवाल होगा तो हम सच बताएंगे। पैट्रिशिया ने धीमे स्वर में पूछा, पर अगर वे हमारी बात सुने ही नहीं तो? डॉक्टर ने उत्तर दिया, तभी हम आगे आकर बयान देंगे। लेकिन बिना मांगे गवाही देना या जांच में आगे बढ़कर शामिल होना, ये समझदारी नहीं कहलाएगा। हमें घबराकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो बाद में हेनरी के ही विरुद्ध चला जाए। अब मार्केल का चेहरा शांत था। बेचैनी की जगह सोच ने ले ली। वहीं हवालात में हेनरी चुपचाप ठंडे फर्श पर बैठा था। सलाखों से आती धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था। अगर वो यूं ही बैठा रहा, अगर हालात को खुद पर हावी होने दिया, तो चाहे जितनी दुहाई दे, उसे ही हत्यारा घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे यहां से भागना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। कुछ देर बाद उसने अचानक कराहना शुरू किया। वो दीवार का सहारा लेकर ऐसे गिर पड़ा मनो तेज चक्कर आ रहा हो। पानी, सांस, उसने टूटी आवाज में पुकारा। बाहर बैठा कांस्टेबल पहले तो अनसुना करता रहा, फिर चिढ़कर उठा। नींद उसकी पलकों पर भारी थी। दूसरे कांस्टेबल को भी आवाज दी गई। ताला खुला। पहला सिपाही अंदर झांकते हुए बोला, क्या हुआ? हेनरी जमीन पर बेहोश होने का नाटक करते हुए पड़ा था। जैसे ही कांस्टेबल उसे उठाने के लिए उसके ऊपर झुका, उसी पल हेनरी बिजली की तरह उठा। उसने पूरे जोर से सिपाही को धक्का दिया। कांस्टेबल लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। हेनरी उसी फुर्ती से खुले दरवाजे से बाहर निकला। वो बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने खुला मैदान था, हल्का कोहरा जमीन पर फैला हुआ। उसने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर सामने उसे एक ऊंची ईंटों की दीवार दिखाई दी। उसी पल पीछे से शोर उठा, पकड़ो, वो भाग रहा है, इधर से गया है, जल्दी भागो, जाने ना पाए, घेरो उसे। हेनरी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पूरी ताकत से दीवार की तरफ दौड़ा। दीवार के पास पहुंचकर उसने बिना एक पल गवाए छलांग लगाई। वो रहा, दीवार के पास। अगले ही क्षण वो दूसरी तरफ कूद पड़ा और अंधेरे में भागता चला गया। भागते भागते उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, पर मन अतीत और भविष्य के बीच झूल रहा था। उसने ये कदम तो उठा लिया था, पर अब आगे क्या? उसके दिमाग में कई तस्वीरें एक साथ घूम रही थीं। पैट्रिशिया का चेहरा और इंस्पेक्टर की कठोर निगाह। अगर मैं पकड़ा गया तो? लेकिन उसी के साथ एक और विचार उभरा। अगर मैं भागा नहीं होता तो शायद मुझे दोषी बना दिया जाता। यही सोचते सोचते वो काफी दूर निकल आया। अब उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे सामने एक घना पेड़ दिखा। वो उसके पीछे जाकर रुक गया। तने से पीठ टिकाकर उसने आंखें बंद की और अपनी उखड़ी सांसों को संभालने लगा। कुछ पल बाद उसने सावधानी से चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था।
ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ वो गांव की सीमा से काफी दूर निकल आया है। उसने खुद से सवाल किया, अब आगे क्या? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? गांव वापस नहीं जा सकता और मेरी मदद कौन करेगा? निराश होकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। तभी दूर से रेलगाड़ी के इंजन की सीटी सुनाई दी। आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसने धीरे से सिर उठाया। आंखों में एक नई चमक उभरी और उसके मुंह से अनायास निकला, अंकल जेम्स। जेम्स इसी गांव के स्टेशन मास्टर थे और हेनरी के पिता के बेहद करीबी मित्र भी। रेलवे स्टेशन से थोड़ा बाहर बने पुराने रेलवे क्वार्टर्स में वो अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का कुछ समय पहले बीमारी से निधन हो चुका था। तब से वो और भी चुप चुप रहने लगे थे। रेल इंजन की सीटी सुनकर हेनरी के भीतर उम्मीद जागी थी। वो कांपते पैरों पर खड़ा हुआ और तेज कदमों से रेलवे क्वार्टर्स की ओर बढ़ चला। जब वो जेम्स के घर के सामने पहुंचा तब लगभग रात के 2 बज रहे थे। हवा रह रहकर चल रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। अंकल जेम्स, अंकल जेम्स, अंकल। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? क्या चाहिए इस वक्त? कुछ पल बाद दरवाजा हल्का सा खुला। लालटेन में हाथ लिए जेम्स ने बाहर झांका। कौन है? लालटेन की पीली रोशनी में जैसे ही उन्हें हेनरी का बदहाल चेहरा दिखा, वे ठिठक गए। हेनरी? उन्होंने तुरंत दरवाजा पूरा खोला, उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहां? तुम्हारी तो गिरफ्तारी हो चुकी थी। हेनरी की सांसें अभी भी तेज थीं, कपड़े धूल से सने हुए, चेहरा थका और तनाव से भरा। हाँ, मैं गिरफ्तार हो चुका था, उसने भारी आवाज में कहा, लेकिन मेरे ऊपर जो इल्जाम है वो झूठा है। इंस्पेक्टर मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, इसीलिए मुझे भागना पड़ा। भागना पड़ा? जेम्स की आवाज में हैरानी और चिंता दोनों थीं। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम निर्दोष हो और दूसरी तरफ कहते हो कि पुलिस हिरासत से भाग आए हो। हेनरी ने तुरंत जवाब दिया, देखिए अंकल जेम्स, मैंने वो कत्ल नहीं किया जिसका इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि मुझे बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया जाएगा, इसीलिए मैं हवालात से निकल आया। कमरे में गहरी शांति छा गई। जेम्स ने गंभीर नजरों से उसे देखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो हेनरी? मुझे आपसे मदद चाहिए, हेनरी ने कांपती आवाज में कहा। मुझसे मदद? हेनरी ने उनकी आंखों में सीधा देखा और मरे से मदद? जेम्स ने उसकी ओर अजीब नजर से देखा। हेनरी ने सीधा उनकी आंखों में देखा। मुझे पेरिस जाना है। पेरिस? जेम्स चौंक उठे। पर क्यों? वहां जाकर क्या करोगे? मुझे नहीं पता, पर अभी ये गांव मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे यहां हर निगाह शक की लगती है। अंकल प्लीज मेरी मदद कीजिए। जेम्स ने गहरी सांस ली। हेनरी, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। मेरी पहली सलाह यही होगी कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। अंकल, आप खुद जानते हैं कि इंस्पेक्टर एंथोनी किस तरह मेरे पीछे पड़ा है। मैं कैसे खुद को उसके हवाले कर दूं? वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। लालटेन की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। जेम्स का चेहरा गहरी सोच में डूब गया। आखिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देखो हेनरी, इस वक्त तुम पुलिस की गिरफ्त से फरार एक आरोपी हो। मैं खुले तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इससे मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन हेनरी की आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन क्या अंकल? जेम्स कुर्सी से उठे, धीरे धीरे अंदर वाले कमरे में गए। कुछ पल बाद वो एक छोटा सा कागज लेकर लौटे। उन्होंने वो कागज हेनरी के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? तुम्हें पेरिस जाना है तो पहले इस आदमी को ढूंढो, उसे ये पर्ची दिखाना, आगे वो तुम्हारी मदद कर देगा। पर मिलेगा कहां? रेलवे यार्ड में काम करता है, गाड़ियों की सफाई करता है। जेम्स ने घड़ी देखी। जल्दी करो, पेरिस जाने वाली गाड़ी निकलने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। हेनरी तुरंत उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको हेनरी, इस हालत में बाहर निकले तो हर किसी को तुम पर शक होगा। जेम्स अंदर गए, कुछ गर्म कपड़े लेकर लौटे। कपड़े बदलो और फिर निकलो। हेनरी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। जेम्स ने उसे गौर से देखा। अब वो थोड़ा कम पहचान में आने लायक लग रहा था। अचानक जेम्स आगे बढ़े और उसे कसकर गले लगा लिया। सावधान रहना और याद रखना, अगर सच तुम्हारे साथ है तो एक दिन तुम्हें लौटना होगा। सिर ऊंचा करके उन्होंने पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया। इस रास्ते से जाओ, सीधे जाओगे तो रेलवे स्टेशन के पीछे पहुंच जाओगे। हेनरी ने आखिरी बार उनकी ओर देखा, अंधेरे में बाहर निकल पड़ा। रेलवे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हर परछाई,
उसे पीछा करती हुई लग रही थी। स्टेशन के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा ढांचा दिखाई दिया। पास पहुंचकर उसने ऊपर लिखा देखा, रेलवे यार्ड। उसने भारी लोहे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक छोटी सी खिड़की खुली। एक चेहरा दिखाई दिया। कौन है? मुझे जेम्स साहब ने भेजा है। मुझे लुइस सर से मिलना है। कुछ पल की खामोशी। फिर दरवाजा खुला। सीधे जाओ, आखिर में जाकर बाएं मुड़ना, वहीं तुम्हें लुइस मिलेगा। हेनरी ने सिर हिलाया, धीमी आवाज में, शुक्रिया, और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। रेलवे यार्ड का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में कोयले की तीखी गंध घुली हुई थी। दूर एक बड़े शेड के नीचे भारी इंजन खड़ा था। उसके आसपास मजदूर लोहे की चादरें उठा रहे थे। कहीं लोहे के टकराने की आवाज, कहीं इंजन की हल्की सी सीटी। पूरा वातावरण बेचैन सा लग रहा था। तेजी से चलते चलते हेनरी एक तंग गली में पहुंच गया। वहां एक आदमी कोने में खड़ा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। हेनरी अभी कुछ कहता, उससे पहले ही वो आदमी बिना ऊपर देखे बोल पड़ा, तो तुम आ गए? नए वॉचमैन हो ना? स्टेशन मास्टर ने भेजा है। लाओ अपने कागज दिखाओ और मेरे पीछे आओ, जल्दी। वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ने लगा। हेनरी कुछ पल के लिए घबरा गया, फिर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाकर वो आदमी अचानक रुक गया। आधा मुड़कर उसने हेनरी की तरफ देखा। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। जी, मैं। लेकिन उससे पहले ही वो आदमी फिर बोल पड़ा, खैर जाने दो, पहले कभी काम किया है या नहीं? अब हेनरी ने हिम्मत जुटाई। सर, मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं। मैं किसी और काम से आया हूं। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। किसी और काम से? क्या मतलब? हेनरी ने अपनी जेब से वो कागज का टुकड़ा निकाला जो जेम्स ने दिया था। उसने वो आदमी की ओर बढ़ा दिया। आदमी ने शक भरी नजर से उसे देखा, फिर कागज खोला। लालटेन की रोशनी में वो धीरे धीरे लिखा हुआ पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आखिर उसने कागज मोड़ा और धीरे धीरे हेनरी की तरफ देखा। वो धीमी पर सख्त आवाज में बोला, मेरे पीछे आओ। वो तेज कदमों से एक बड़े शेड की ओर बढ़ गया। हेनरी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शेड के उस पार पहुंचकर वो आदमी रुक गया। ध्यान से सुनो, न तो मुझे मिले न मैं तुम्हें मिला। ये मुलाकात कभी नहीं हुई। मैं ये मदद सिर्फ जेम्स साहब के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कभी मेरी मदद की थी, समझे? हेनरी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस आदमी लुइस ने पास खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे का दरवाजा खोला। ये गाड़ी कुछ देर में पेरिस के लिए निकलेगी। तुम इसमें चढ़ जाओ और सामान के पीछे छुप जाओ। सुबह करीब 6 बजे तक ये पेरिस पहुंच जाएगी। तभी दूसरी तरफ से आवाजें आने लगी, सारा माल जांच लिया? इस दरवाजे को सील करो। अरे ये पेटी इधर क्यों रखी है, हटाओ इसे। लुइस ने घबराकर हेनरी की तरफ देखा। जल्दी करो, अंदर चढ़ जाओ, और जब तक गाड़ी यहां से निकल ना जाए जरा भी हरकत मत करना। हेनरी फुर्ती से डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुप अंधेरा था। लकड़ी की पेटियों की तीखी गंध हवा में फैली हुई थी। सर, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लुइस ने बिना भाव कहे कहा। यह मैंने सिर्फ जेम्स साहब के लिए किया है। अब छिप जाओ। वो मुड़कर तेजी से वहां से चला गया। हेनरी एक कोने में पेटियों के पीछे बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर से आवाज आई, सब लोग दरवाजों की आखिरी बार जांच करो। सुपरवाइजर की सख्त आवाज पूरे यार्ड में गूंज उठी। हेनरी ने अपना सिर घुटनों में छुपा लिया, अपनी तेज सांसों को काबू में करने लगा। ठीक 3:30 पर अचानक गाड़ी ने एक तेज झटका लिया। पहिए लोहे की पटरियों पर घिसते हुए आगे बढ़ने लगे। हेनरी ने धीरे से आंखें खोली। गाड़ी चल पड़ी थी। धीरे धीरे इंजन की आवाज तेज होने लगी। सीटी की तीखी आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। रेलवे यार्ड पीछे छूट रहा था। गांव, जहां पुलिस हर गली, हर कब्रिस्तान, हर मैदान में उसे ढूंढ रही थी, अब उससे दूर होता जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी। अचानक एक पुलिस का दस्ता पैट्रिशिया के कमरे पर आ धमका। दरवाजे पर जोर जोर से धमक हुई। पैट्रिशिया की नींद टूट गई। वो घबराकर उठ बैठी। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। बाहर से कड़क आवाज गूंजी। पैट्रिशिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरते डरते दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर एंथनी गुस्से में भीतर घुस आया। उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। सिपाही कमरे के कोने कोने में तलाश करने लगे। अलमारी, पर्दे, बिस्तर के नीचे। कौन? आप किसे ढूंढ रहे हैं?
इंस्पेक्टर एंथनी ने तीखी नजर से उसे घूरा। ज्यादा भोली मत बनो पेट्रिशिया, तुम्हें जैसे पता ही नहीं कि हेनरी पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। ये सुनते ही पेट्रिशिया जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। क्या? नहीं। इंस्पेक्टर फिर गरजा। क्या हुआ? मिला वो? हर जगह अच्छे से देखो। कुछ देर बाद सिपाही लौटे। सर, वो यहां नहीं है, हमने पूरा घर देख लिया। इंस्पेक्टर धीरे से पेट्रिशिया की तरफ झुका। उस हेनरी से कहना उसने अच्छा नहीं किया। अब उसने अपने लिए सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। या तो वो जेल जाएगा या मारा जाएगा। वो गुस्से से मुड़ा और बाहर निकल गया। सिपाही भी उसके पीछे पीछे चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। पेट्रिशिया पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना सिर मेज पर रख लिया और रोने लगी। मैं उसे निर्दोष मानती थी, पर उसने पुलिस की हिरासत से भागकर खुद को दोषी साबित कर दिया। उधर मालगाड़ी के अंधेरे डिब्बे में लकड़ी की पेटियों के पीछे बैठे बैठे हेनरी की आंख लग गई थी। ट्रेन की लयबद्ध आवाज उसके डर को धीरे धीरे नींद में बदल रही थी। अचानक गाड़ी एक स्टेशन पर रुक गई। हेनरी चौंक कर उठ बैठा। बाहर हलचल की आवाजें गूंज रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या पुलिस को पता चल गया? डर से उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में उसे समझ आया, ये तो कुली थे जो रोज की तरह सामान उतारने चढ़ाने आए थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। हेनरी ने राहत की सांस ली। थकान इतनी थी कि कुछ ही देर में उसे फिर नींद आ गई। करीब 5:30 बजे उसकी आंख खुली। उसने देखा उसके ऊपर रुई के गुच्छे और नमक के छोटे छोटे टुकड़े गिरे पड़े हैं। शायद ऊपर रखे बोरों से ट्रेन के झटकों की वजह से गिर गए थे। बाहर हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। सुबह की हवा बदली बदली सी थी, पर रात भर की भागदौड़ और पिछले दिन की थकान अब भी उसके शरीर में महसूस हो रही थी। वो वापस बैठ गया। गाड़ी कभी रफ्तार पकड़ती, कभी धीमी हो जाती। कुछ देर बाद बाहर से चहल पहल की आवाजें तेज होने लगीं। दूसरी ट्रेनों के गुजरने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। शोर बढ़ता जा रहा था। हेनरी समझ गया, गाड़ी पेरिस पहुंचने वाली है। जैसे ही ट्रेन रुकी, हेनरी ने सावधानी से दरवाजा खोला। वो प्लेटफॉर्म की ओर नहीं उतरा, बल्कि पटरियों की तरफ उतर गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो स्टेशन के दूसरी ओर निकल गया। उसे ये रास्ता अच्छी तरह याद था। आज से लगभग 7 साल पहले, जब उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा था, तब वो इसी रास्ते से अपने किराए के कमरे तक आता जाता था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने एक घोड़ा गाड़ी को इशारा किया। घोड़ा गाड़ी, रुको। गाड़ीवान ने लगाम खींची। कहाँ चलेंगे साहब? हेनरी ने अपना चेहरा हाथ से थोड़ा ढकते हुए धीमी आवाज में कहा। सेंट ब्रॉड स्ट्रीट। जी सर, बैठिए। हेनरी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। पहियों की चरमराहट के साथ गाड़ी आगे बढ़ने लगी। उसका मन बेचैन था। क्या मैंने सही किया, या पुलिस की हिरासत से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी? 2 सेकंड का सन्नाटा। बाहर की सड़कें पिछली रात की हल्की बारिश की वजह से गीली थीं। पत्थरों पर जमी नमी सुबह की धूप में हल्की हल्की चमक रही थी। कुछ देर बाद गाड़ीवान ने पूछा, क्या आप सेंट ब्रॉड स्ट्रीट पर ही रहते हैं सर? हेनरी चुप रहा। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। जवाब ना पाकर गाड़ीवान फिर बोला, लगता है आप ट्रेन के सफर से थक गए हैं। चाहे तो किसी कैफे में ले चलूं, गरम चाय मिल जाएगी। हेनरी ने धीरे से कहा, नहीं शुक्रिया, आप सीधा सेंट ब्रॉड स्ट्रीट चलिए। जी सर। करीब 10 मिनट बाद गाड़ी एक संकरी गली में मुड़ी और घर नंबर 432 के सामने रुक गई। हेनरी उतरा। उसने पैसे दिए। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। सामने वही पुराना मकान, वही बनावट, वही रंग, जैसा 7 साल पहले था। भीमा, भावुक स्वर। हेनरी धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने घंटी बजाई। डोरबेल साउंड इफेक्ट। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा नौकर खड़ा था। किससे मिलना है? उसने शांत स्वर में पूछा। हेनरी ने गहरी सांस ली। मुझे डेरिक मोजेस से मिलना है। बूढ़े नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या हेनरी ने पुलिस की हिरासत से भागकर सही किया, या उसने अपनी मुसीबत और बढ़ा ली? और ये डेरिक मोजेस कौन है, जिसके पास पहुंचने के लिए हेनरी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी? तो दोस्तों,
अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं